न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे दिल्ली में बिजली कटौती से जुड़ी खबर से। दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर सियासत गर्मा गई है। आज आम आदमी पार्टी के विधायक इस मसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर दिल्ली की सुध नहीं लेने और केजरीवाल पर दिल्ली को अधर में छोड़ने का आरोप लगाया। भीषण गर्मी के बीच में दिल्ली वालों को अभी 20 से 25 दिन और बिजली संकट से जूझना पड़ सकता है। दिल्ली के मुख्य सचिव एसके श्रीवास्तव ने कहा है कि इससे पहले बिजली संकट खत्म नहीं हो सकता। बिजली अवेलेबल मतलब पावर की प्रॉब्लम नहीं है, तो पावर सप्लाई कैसे करें उसकी प्रॉब्लम। कहते तो है लगेगा 20-25 दिन लगेंगे, लेकिन हम उसको टेम्परेरी हमने उसको चालू किया हमने। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में लोगों ने जमकर हंगामा किया। घंटों बिजली कटौती से परेशान लोग सड़क पर उतर गए और बिजली कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों को बिजली कटौती से परेशान लोग सड़क पर उतर गए और बिजली कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। गुस्साए लोगों ने रोड जाम करने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया। लोगों का आरोप है कि इलाके में पूरी रात बिजली गुल रहती है, जिसके चलते भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीलमपुर के अलावा यमुना विहार, करदमपुरी और सुंदर नगरी में भी बत्ती गुल रही, जिसके चलते लोग सड़कों पर रात बिताने के लिए मजबूर रहे। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी कहर जारी है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। सोमवार को पारा 45 डिग्री के पार बना रहा। आज भी पारा 46 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर अपने बच्चों का हाल जानने के लिए परिजनों की भारी भीड़ लगी है। जिनके बच्चे अब भी लापता हैं, उनकी खबर पाने के लिए परिजन इधर उधर भागदौड़ कर रहे हैं। हिमाचल की मंडी में हादसे के शिकार हुए छात्रों के शवों को सेना के हेलीकॉप्टर से हैदराबाद लाया गया। अब तक 5 डेड बॉडी रिकवर हो चुकी हैं। छात्रों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए। छात्रों के व्यास नदी में डूब जाने से उनके घर वाले सदमे में हैं। एक छात्र की मां ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा जरूर वापस लौटेगा। मेरे बच्चे को कैसा भी ढूंढो बोलो, देखो बोलो, कहा है वो बच्चा अच्छा रहता। मेरे को पूरा यकीन है। क्यों बोलते मेरे बच्चे को पानी से डर है, हरगिज नहीं जाता पानी में। इससे पहले मंडी में हुए दर्दनाक हादसे की पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब बांध से पानी छोड़ा गया था और देखते ही देखते 24 छात्र छात्राएं पानी में बह गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे छात्र छात्राएं डूब रहे हैं। हादसे से कुछ सेकंड पहले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। छात्र छात्राओं का ग्रुप बांध के नजदीक वहां की फोटोग्राफी कर रहा था। देखिए, ग्रुप में गए छात्र छात्राएं आने वाले खतरे से अनजान होकर फोटो खींच रहे हैं। इसके कुछ ही पलों बाद पानी का सैलाब इन्हें बहा ले गया। मंडी हादसे में लापरवाही बरतने की गाज सरकारी कर्मचारियों पर गिरने लगी है। सरकार ने बिजली बोर्ड के 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही एक ट्विटर पर भी कार्रवाई की गई है। उधर मंडी के व्यास नदी में हादसे का शिकार छात्रों की तलाश दूसरे दिन भी जारी रही। सेना और एनडीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन के जरिए बाकी बचे 19 छात्रों की खोज कर रही हैं, जो नदी में बह गए थे। डैम से छोड़े गए पानी में 24 छात्र छात्राएं बह गए थे। हादसा रविवार शाम करीब 7 बजे के बाद हुआ, लेकिन राहत बचाव का काम काफी देर से शुरू हुआ। छात्रों का आरोप है कि रेस्क्यू के लिए 3 घंटे तक तो मौके पर पहुंचा ही नहीं कोई। टीम जो है वो 3 घंटे तक कोई भी रिस्पांस नहीं था उससे। सो ऐसा था रिस्पांस उन लोगों से। सो दिस इज हाउ दे रिस्पॉन्ड टू एन एक्सीडेंट। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं मृतकों के परिजनों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स का इंतजाम किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने घटनास्थल पर जाकर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। दरअसल हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट 2 बसों में हिमाचल घूमने पहुंचे थे, जिनमें से एक बस के छात्र बस रोककर फोटोग्राफी करने व्यास नदी की तरफ चले गए। इसी दौरान व्यास नदी पर बने डैम से पानी छोड़ दिया गया। व्यास नदी में एकाएक आए पानी के तेज बहाव से छात्रों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लालजी डैम का गेट खोलने की वजह से नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया। पानी के तेज बहाव ने छात्रों को अपनी चपेट में ले लिया। फोटो खींचने के लिए वाटर तक पहुंचा। उधर डैम वॉल्स गेट ओपन एंड सडनली वाटर फ्लो वाज वेरी हाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिमाचल में हुए हादसे पर दुख जताया है। सोनिया गांधी हिमाचल के मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं। उन्होंने पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है।
पश्चिम बंगाल के हुगली में भी बड़ा हादसा सामने आया है। यहाँ चौथी क्लास में पढ़ने वाले 12 छात्र गंगा में बह गए। छात्रों की तलाश के लिए प्रशासन गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान चला रहा है। बिहार में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए जेडीयू के 3 कैंडिडेट्स ने नामांकन दाखिल कर दिया है। जेडीयू उम्मीदवारों के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, पवन वर्मा और मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने नामांकन दाखिल किया। बिहार में राज्यसभा की 3 सीटें बीजेपी, एलजेपी और आरजेडी के कोटे से खाली हुई है। पहले नैतिकता का हवाला देते हुए जेडीयू ने इन सीटों पर उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसे फैसला बदल लिया और कैंडिडेट उतार दिए। कभी नीतीश के साथी रहे साबिर अली ने भी राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। इस दौरान जेडीयू के 5 बागी विधायक भी मौके पर मौजूद थे। अगर ये अपने रुख पर अड़े रहे तो जेडीयू का खेल बिगड़ सकता है। जेडीयू के एक और विधायक ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरभंगा के बहादुरपुर से विधायक मदन सहनी ने नीतीश पर तानाशाह होने का आरोप लगाया है। सहनी का आरोप है कि पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया है। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी महासचिव बीके हरिप्रसाद और राजीव गौड़ा को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटें खाली हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मोदी सरकार का एजेंडा पेश कर दिया और अब आज और कल लोकसभा और राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के संयुक्त सत्र में दिया अभिभाषण में नई सरकार का एजेंडा रखा। उन्होंने कहा कि महंगाई पर लगाम लगाना और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। Nation continues to be at an unacceptable level, thus putting the Indian economy back on track is paramount for my government. राष्ट्रपति ने काला धन वापस लाने को सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए एसआईटी बनाकर एक बड़ा कदम भी उठाने की बात कही। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार इससे कड़ा मुकाबला करेगी। Policy of zero tolerance towards terrorism, extremism, riots and crime will be pursued. राष्ट्रपति ने कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी की योजना पर जोर दिया। अभिभाषण में उन्होंने कहा कि सम्मान और सुरक्षा के साथ कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास किया जाएगा। Special efforts will be made to ensure that the Kashmiri Pandits return to the land of their ancestors with full dignity, security and assured livelihood. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अभिभाषण में कहा कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक नई नीति बनाएगी। A national plan will be chalked out in consultation with the state governments to effectively curb incidents. राष्ट्रपति ने कहा कि 2022 तक हर परिवार को पक्का घर मिल जाएगा। सरकार हर घर तक शौचालय, बिजली पानी पहुंचाएगी। गांव और शहर के बीच का फर्क मिटेगा। उन्होंने कहा कि वाईफाई नेटवर्क विकसित होगा और हर गांव में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाई जाएगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अभिभाषण में सरकार के कई वायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। देश भर में 100 नए शहर बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में युवाओं को टारगेट कर योजनाएं गिनाई गई। देश के हर राज्य में आईआईटी, आईआईएम के साथ साथ एम्स की तरह के इंस्टीट्यूट बनाने का वादा किया गया। मदरसों का आधुनिकीकरण होगा। नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च सिस्टम बनेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम कृषि सिंचाई योजना बनाई जाएगी। नई स्वास्थ्य नीति में योग को जगह मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की जाएगी। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार 5 T पर जोर देगी, मतलब ट्रेडिशन, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और टैलेंट। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में सरकार के सपने सिद्धांत के बारे में भी बताया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना है। सरकार का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास है। सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर चलेगी और सरकार का मंत्र हर हाथ को हुनर है। कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री कमलनाथ ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण उम्मीदें जगाने वाला है, लेकिन देखना होगा कि मोदी सरकार इन वादों को किस हद तक पूरा कर पाती है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। चीन के साथ सीमा विवाद और नत्थी वीजा के मुद्दे पर नजरिए से इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है।
इससे पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। वांग यी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की थी। इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत ने चीनी विदेश मंत्री से अरुणाचल के लोगों को नथी वीजा देने पर सवाल पूछा। इस पर चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में विवादित इलाके हैं, इसलिए हमने व्यवस्था के तहत यहां के लोगों के लिए नथी वीजा को जारी रखा है, जिससे आने जाने में दिक्कत नहीं हो। लद्दाख के चुमार में घुसपैठ को लेकर जब वांग यी से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि सीमा को अब तक चिन्हित नहीं किया गया है। वांग यी ने कहा कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करना मुश्किल है, लेकिन बातचीत के जरिए इसे हल करेंगे। साथ ही वांग यी ने कहा कि सीमा को लेकर सकारात्मक रुख अपनाने की जरूरत है। लोकसभा में पोलावरम प्रोजेक्ट पर अध्यादेश को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। टीआरएस और बीजेडी सांसद इस पर चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसकी इजाजत नहीं दी और सदन स्थगित कर दिया। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने घोषणा की कि अरुण जेटली राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने कल राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श किया। आम बजट जुलाई के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। ठाकरे खानदान अब चुनाव लड़ने की होड़ दिख रही है। मेमनस प्रमुख राज ठाकरे के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। उद्धव ठाकरे ने साफ किया कि वो चुनावी मैदान में कूदने को तैयार हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार आने पर वो इसकी कमान खुद संभालना चाहते हैं। उद्धव बोले कि वो अपनी सरकार बनाकर ही दम लेंगे। आज पंजाब सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। सीएम प्रकाश सिंह बादल अपने मंत्रिमंडल में कल 3 मंत्रियों को शामिल करने वाले हैं। इनमें जत्थेदार तोता सिंह, सोहन सिंह और दलजीत सिंह के नाम शामिल हैं। सूत्रों से खबर है कि मोदी सरकार 12,000 ट्विटर अकाउंट को अनब्लॉक करेगी। इन ट्विटर अकाउंट को पिछली यूपीए सरकार ने ब्लॉक कर दिया था। यूपीए सरकार के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी के चलते ये अकाउंट तब ब्लॉक किए गए थे। महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दत्ता मेघे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। न सिर्फ दत्ता मेघे ने बल्कि उनके 2 बेटों ने भी पार्टी छोड़ दिया। उनका एक बेटा लोकसभा चुनाव भी लड़ चुका है। कहा जा रहा है कि मेघे परिवार बीजेपी में शामिल हो सकता है। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आउटलुक मैगजीन की प्रतियां जलाई। मैगजीन ने अपने कवर पेज पर सीएम अखिलेश यादव की तस्वीर लगाकर उन्हें देश का सबसे खराब मुख्यमंत्री बताया है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि बेनी प्रसाद वर्मा की समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई है। बेनी अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही राम सेतु को तोड़ने वाली सेतु समुद्रम परियोजना को बंद कर सकती है। राम सेतु को बचाने के लिए राजधानी मंत्री नितिन गडकरी ने तमिलनाडु की सीएम जयललिता से मुलाकात की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के चलते कानून मंत्रालय भी सलाह ली जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रमन सरकार को इसकी मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने इसके लिए 16 हेलीकॉप्टर्स की मांग रखी है। सोशल साइट्स पर शेयर, कमेंट और लाइक करना अब महंगा पड़ सकता है। महाराष्ट्र सरकार अब किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट पर एक्शन लेने की तैयारी में जुट गई है। एक आईजी प्रोफेशनल मोहसिन की हत्या के मामले पर तूल पकड़ने के बाद उप मुख्यमंत्री ने सोशल साइट्स पर बैन लगाने की बात कही है। दादरी में बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के मामले की पड़ताल के लिए बीजेपी की टीम दादरी पहुंची। सांसद सत्यपाल सिंह की अगुवाई में टीम जांच रिपोर्ट पार्टी आलाकमान और गृह मंत्री को सौंपेगी। उधर विजय पंडित की हत्या के विरोध में ग्रेटर नोएडा और नोएडा में बंद बुलाया गया। दादरी के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी और बाजार भी बंद रखे। विजय पंडित की हत्या के विरोध में हजारों की संख्या में लोगों ने दादरी थाने का घेराव किया। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। दादरी में विजय पंडित की हत्या से गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद कर धरना शुरू कर दिया। विजय पंडित के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय पंडित के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूका। कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी लखनऊ में भी आज प्रदर्शन करेगी। बदायूं कांड में पीड़ित परिवार मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए धरने पर बैठ गया है। पीड़ित परिवार ने चेतावनी दी है कि सीबीआई जांच की मांग न माने जाने पर आज से आमरण अनशन की चेतावनी दी है। इस केस की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच 11 जून को सुनवाई करेगी। यूपी सरकार की ओर से इस प्रकरण की जांच सीबीआई से
कराने संबंधी नोटिफिकेशन की कॉपी पेश की गई। यूपी के संभल में खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि 2 पुलिस वालों ने एक नाबालिग को डरा धमकाकर 5 महीने तक रेप किया। नाबालिग के घर वालों का आरोप है कि दोनों आरोपी पुलिस वालों ने उनकी बेटी को अगवा कर लिया है। नाबालिग के घर वालों की शिकायत के बाद दोनों आरोपी पुलिस वाले फरार हैं। आरोपी पुलिसकर्मियों की तलाश की जा रही है। इस घटना से गांव के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। बहराइच के नवाबगंज में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि गांव के ही 4 लड़के उसे घर से उठाकर ले गए और 2 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। यूपी के श्रावस्ती में घर में कैद एक नाबालिग को पुलिस ने आजाद कराया। नाबालिग के मुताबिक करीब 20 दिनों से उसे कुछ लोगों ने कैद कर रखा था और उसके साथ रेप और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने एक एनजीओ की मदद से नाबालिग को रिहा कराया। गुजरात के भरूच में एक आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग लड़के पिछले 2 महीने से महिला को डरा धमकाकर रेप कर रहे थे। दबंगों ने इस दौरान महिला का एमएमएस भी बनाया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता के मुताबिक इस वारदात में कुल 9 लड़के शामिल हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की तफ्तीश में लग गई है। दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक नरेश गौड़ के बेटे पर पड़ोसी ने मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित मनमोहन गुप्ता ने विधायक के घर पर थूक फेंका था। आरोप है कि इसी बात पर विधायक के बेटे ने दबंगई दिखाते हुए मनमोहन का हाथ तोड़ डाला। हिमाचल प्रदेश के ऊना में पंचायत ने छेड़छाड़ के आरोपी लड़के का मुंह काला किया और जूतों की माला डालकर पूरे गांव में घुमाया। छेड़छाड़ की पीड़ित लड़की के पिता हिमाचल पुलिस में अधिकारी हैं। लोगों ने लड़की के पिता और पंचायत के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए एसडीएम का घेराव किया। पूर्णिया के रुपौली में सड़क हादसे के दौरान एक शख्स की मौत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हंगामा कर रहे लोगों ने एक बस को आग के हवाले कर दिया और रोड जाम की। दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने साल 2009 के रणवीर फर्जी एनकाउंटर केस में 17 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इन सभी को फर्जी मुठभेड़ के तहत हत्या का दोषी पाया था। रणवीर के परिजन कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं। रणवीर की मां ने रोते हुए कहा कि हम इस फैसले से खुश नहीं है। दोषी पुलिसकर्मियों को मौत की सजा होनी चाहिए थी। मेरे बेटे का मार भी दिया, कलंक भी लगा दिया उन्होंने, उनको फांसी पे लटका के सामने। बिल्कुल भी मेरे को न्याय नहीं मिला भाई, और बिल्कुल भी। सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली। कोर्ट ने जेल से रिहा करने या उन्हें घर में ही नजरबंद रखने की मांग ठुकराते हुए साफ कर दिया कि जमानत राशि का इंतजाम किए बिना उन्हें राहत नहीं मिलेगी। सहारा ने अपने नए प्रपोजल में कहा था कि वो 3 करोड़ रुपए 5 दिन के अंदर और 2000 करोड़ रुपए अगले 30 दिन में जमा कराएंगे। साथ ही 5000 करोड़ की बैंक गारंटी 60 दिन के अंदर जमा करने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने प्रपोजल ठुकरा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की 9 प्रॉपर्टियों को कुछ शर्तों के साथ बेचने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि जो प्रॉपर्टी बेची जाएगी वो सर्किल रेट से कम में नहीं बिकेगी। कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी का खरीदार सहारा प्रमुख का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। मुंबई से सटे रायगढ़ में पुलिस ने एक फार्म हाउस में चल रही रेप पार्टी में छापा मारा। पार्टी में शराब के नशे में लड़के लड़कियां अश्लील डांस कर रहे थे, जिसमें विदेशी लड़कियां भी शामिल थीं। रेप पार्टी जब पूरे शबाब में थी तभी पुलिस ने रेड डाली। अचानक पहुंची पुलिस को देखकर अफरा तफरी मच गई। पार्टी में लड़कियों पर लाखों रुपए लुटाए गए थे। पूरे फार्म हाउस में जमीन पर रुपए फैले दिखाई दिए। पुलिस ने 12 लड़कियां और 13 लड़कों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा करते हुए बताया कि रेप पार्टी एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के सम्मान में दी गई थी। भारतीय जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। भटकल ने बताया कि उसके साथ मिलकर पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की तैयारी में था। यासीन खुलासा किया कि पाकिस्तान से उसे सारी मदद मिल चुकी थी और गुजरात के सूरत शहर को पूरी तरह से बर्बाद करने की तैयारी भी हो चुकी थी। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने कैंपा कोला सोसाइटी के लिए आवाज उठाई है। उधर बीएमसी ने कैंपा कोला सोसाइटी के लोगों को फिर से नोटिस भेजा है। बीएमसी ने इन्हें 12 जून तक फ्लैट की चाबियां सौंपने के लिए कहा है। मुंबई मेट्रो किराए के विवाद को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई अब 13 जून को होगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि मेट्रो का किराया कम से कम 9 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 13 रुपए हो, लेकिन रिलायंस न्यूनतम 10 और अधिकतम 40 रुपए किराया रखने को लेकर अड़ा हुआ है। मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने हॉकी वर्ल्ड कप के आखिरी लीग मुकाबले में भारत को 4-0 से हरा दिया। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने डबल्स में 6ठे नंबर पर पहुंचकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की। लगातार 5वां और कुल 9वां फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाले राफेल नडाल एटीपी वर्ल्ड टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं।
दूसरी बार फ्रेंच ओपन पर कब्जा जमाने वाली शारापोवा की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। स्पेन की टीम फीफा वर्ल्ड कप में खिताब बचाने के इरादे से ब्राजील पहुंच गई है। 12 जून को होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ब्राजील के साओ पोलो शहर में होने वाले इस उद्घाटन समारोह में लगभग 600 कलाकार रंगारंग कार्यक्रम पेश करेंगे। जापान ओपन सुपर सीरीज में साइना नेहवाल की उपस्थिति में पीवी सिंधु और के श्रीकांत भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। संदिग्ध एक्शन श्रीलंका के ऑफ स्पिनर सचित्र सेनानायके का बायोमैकेनिकल टेस्ट किया जाएगा। श्रीलंकाई क्रिकेट ने सेनानायके को इस टेस्ट के लिए कार्डिफ यूनिवर्सिटी भेजने की बात कही है। कराची एयरपोर्ट पर आतंकियों के साथ 13 घंटे चली मुठभेड़ में 10 आतंकियों समेत 30 लोग मारे गए हैं। कराची एयरपोर्ट हमले की संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने निंदा की है। मलेशिया के लापता विमान MS-370 का अब तक कोई पता नहीं चला है।